हाँ बच्चों, अब हम लोग अपवर्तन में जो अपवर्तनांक होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल हल करेंगे। अपवर्तनांक मतलब बताया था हमने पढ़ाते समय कि अपवर्तन का अंक, तो अपवर्तन का एक अंक है, उस अंक से पता चलता है प्रकाश किरण कम मुड़ी कि ज्यादा मुड़ी, या अविलंब की ओर मुड़ी या अविलंब से दूर गई। अब इसके सवाल भी आएंगे। तो इसमें सबसे पहले 3 समांतर क्रमिक माध्यम, उनके अपवर्तनांकों में संबंध हम पढ़ेंगे। ये बहुत जरूरी चीज है, हर सवाल में आती है ये चीज, इसको हमें क्लियर करना है। तो 3 समांतर क्रमिक माध्यमों के अपवर्तनांक, ठीक, ये बहुत खास चीज है और अभी समझ जाओगे तो बाद में इसका कोई झंझट नहीं रहेगा, बहुत आसान चीज है। कहा गया 3 समांतर क्रमिक माध्यम, इसका मतलब 3 माध्यम। चलो, एक ये नंबर 1, एक ये नंबर 2, एक ये नंबर 3, ठीक। तो इसको मान लो हवा कर देते हैं, इसको मान लो कांच कर देते हैं, इसको मान लो जल कर देते हैं, तो लास्ट में हवा फिर आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले यही समझो कि 3 माध्यम होंगे जो समांतर होंगे और सीरियल में, उनके अपवर्तनांक के बारे में हमको पढ़ना है, उनमें क्या संबंध होता है। तो पहला माध्यम हम हवा ले लिए, दूसरा कांच ले लिए, तीसरा जल ले लिए, तो आखिरी में जल के बाद कहीं न कहीं फिर हवा मिलेगी हमको ना, तो हवा मिली। अगर पहला माध्यम हम जल ले लें, दूसरी हवा ले लें, तीसरा कांच ले लें, तो क्या होगा, जल फिर लास्ट में मिलेगा। हमारी ये कहने का मतलब कि जो पहला माध्यम हम लोग लेंगे, लास्ट में चौथे नंबर पर वो माध्यम पुनः मिलेगा लौट के, चाहे जो माध्यम पहला लेंगे वही लास्ट में फिर से मिलेगा। अरे भाई, जल ले लिए हैं तो कांच और हवा के बाद क्या होगा भाई, हवा क्रमिक समांतर माध्यम है ही है, हवा का बॉर्डर होना चाहिए, हवा के बाद फिर जल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें यह जानना है कि जो पहला माध्यम लेंगे लास्ट में चौथे नंबर पर वही माध्यम फिर आएगा। अब बात यहां उठाओगे कि हम पहला माध्यम कौन लें, दूसरा माध्यम कौन लें, तीसरा माध्यम कौन लें, किसको पहले पर रखें, किसको दूसरे, किसको तीसरे पर। ये कोई बात नहीं है, सीधे सीधे अगर सवाल में कहा है तो वही सीरियल लिखेंगे, और अगर नहीं कहा है तो हम तीनों माध्यम का नाम लिखेंगे, चाहे जिसको पहले लिख लो चाहे जिसको बीच में रखो। सीरियल के बारे में कोई टेंशन ना रखो, तीनों माध्यम तुम्हारे आने चाहिए और लास्ट में पहला माध्यम दोहराया जाना चाहिए। तो हमने हवा ले लिया या कहीं कांच ले लिया या जल ले लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। तीनों माध्यम कोई भी ले लो, पहले कांचे ले लो, तब हवा ले लो, तब जल ले लो, पहले जो है जल ले लो, कांच ले लो, तब हवा ले लो, आखिरी में पहला माध्यम दोहराया जाएगा। इतना एक बात ध्यान रखो, और जरूरी भी है, होगा भी भाई। जब 3 माध्यम क्लियर करेंगे तो कहीं बॉर्डर होगा तो आगे फिर कुछ रहेगा ना, तो जो पहला माध्यम रहेगा वही लास्ट में आ जाएगा। अब सीरियल यहीं से बैठाओ। हम लोगों ने पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्या, हवा और कांच की जोड़ी लो, क्या हुआ, ANG।
हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG गुणे क्या होगा, अब कांच से जल में चलो तो GNW, कांच से जल में चले गए। अब जल से हवा में चलो गुणे जल है WNA बराबर 1, बस सूत्र बन गया। ठीक, ये ANG है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक वाटर, और फिर वाटर के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। जो सीरियल है उसी को देख के लिखते चले जाओ। अब मान लो और आसान करना चाहते हो, माध्यमों का नाम वैसे लिख लो, यहां हमने इतना खींचा है, तुम लिख लो कांच, ठीक, जल, हवा, तो कांच फिर होगा लास्ट में, पहला वाला माध्यम लास्ट में चौथे नंबर पर फिर होगा। ऐसे नाम ही लिख लो। ठीक, अब क्या इसके लिए देखो, यही सूत्र बनाना है। तीनों का गुणनफल 1 होता है, लेकिन तीनों का सीरियल बना के चलो। यहां से लिखो कांच जल का पहले लिखो, तो कांच के लिए GNW, ये हो गया। अब जल हवा लो गुणे WNA गुणे हवा कांच लो ANG बराबर 1, ये भी वही है। जो रिजल्ट ये है वही रिजल्ट ये भी है, कोई अंतर नहीं। इतना लिखना जान गए ना, बस नाम लिखो सबका, अब ऐसे सीरियल में लिखते चले जाओ। कांच से जल में जाओ, जल से हवा में जाओ, हवा से कांच में जाओ, कांच से जल में गए, फिर जल से हवा में गए और हवा से कांच में गए, बराबर 1। ठीक, इस तरीके से ये सूत्र बन गया। तीनों जो क्रमिक समांतर माध्यम है उनके अपवर्तनांकों में संबंध का। इसमें कोई टेंशन न बनाओ, पेपर में जो माध्यम आए हों खट से नाम लिखो उसी सीरियल में, और फिर अपवर्तनांक लिखते चले जाओ, बराबर सबका गुणनफल 1 होता है। अब एक काम इसमें बचता है, जैसे हम लोग यहां GNW लिखे हैं और पूछ रहा है WNG, तो GNW का मान निकाल के और WNG के लिए क्या कर देंगे, उल्टा। अगर ये 4/3 आया है तो WNG हो जाएगा 3/4। ऐसे इसमें WNA है तो ANW इससे पा जा सकते हैं, ANG है तो GNA पा सकते हैं। हमारे कहने का मतलब कि अगर एक संबंध हमको मिला तो सीरियल बदल के माध्यमों का, हवा जल है जल हवा करो, तो उल्टा करके अपवर्तनांक हम उसका भी पा जाएंगे। तो 2 मान यहां सेट होगा, 2 मान यहां सेट होगा, 2 मान यहां सेट होगा, 6 मानों का हमको इसमें लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, सूत्र हुआ। इसको याद करने के चक्कर में ना रहो, जैसे हम बताए यहां लिख लो, ये विस्तार में है, छोटे में तुम्हें बता दिया, बस माध्यमों का नाम लिख लो, छूटने ना पाए कोई, और जो पहला हो लास्ट में फिर वही हो, और लिखते चले जाओ गुणनफल 1। यहां तक समझ गए। अब हम सवाल में आ जाएंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष जल मतलब वायु पहला माध्यम, जल दूसरा, तो ANW बराबर कितना, ANW बराबर 4/3। 4/3। अब वायु के सापेक्ष ही दिया है क्या, कांच का अपवर्तनांक, तो ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये कितना है 3/2। 3/2।
पूछा क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। पहला, कांच के सापेक्ष जल GnW पूछा है। और क्या, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल WnG, ये भी पूछा है। ये तो वही हो गया, कांच के सापेक्ष जल का और जल का सापेक्ष कांच का। तो एक पा जाएंगे, दूसरे को उल्टा हो रहा भाई, GnW है, WnG है, तो दोनों मिलते जुलते हैं, संबंधित हैं। एक का पाएंगे, उसका उल्टा कर देंगे, दूसरा मिल जाएगा। ये मिला, इसका उल्टा किए, ये मिला, ये मिला, इसका उल्टा किए, ये मिला। अब इसमें सवाल कैसे आते हैं जान लो। 3 अपवर्तनांक का गुणनफल 1 होता है, हमें 2 अपवर्तनांक देगा, तीसरे का मान पूछेगा। अब सवाल हमको लगाना है, एकदम शुरुआत में समझो तो क्या क्या नाम आया है, हवा है, जल है, कांच है। बोलो, वही तो है, कांच, जल कांच हवा, तीन तरह के माध्यम है कि नहीं है। तो तीनों हमने क्या किया, यहां लिख लिया। चाहे जिसको पहले लिख लो, कोई हरज नहीं, इसमें टेंशन नहीं बनाओ, कोई नाम छूटने ना पाए। कौन पहला रखते हो, कौन बाद रखते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या हुआ, अब यही बना ले रहे हैं। इसी में कांच जल, मान लो हमने कांच लिख दिया पहले, तो कांच जल में चले तो GnW, फिर जल से हवा में चलेंगे WnA, फिर हवा से कांच में चलेंगे तो AnG बराबर 1। अब इनके मान फिट करो, 2 मान कहीं फिट होंगे जरूर, तीसरा बचेगा। AnW, A और W, तो यहां WnA है और यहां दिया है AnW, तो इसका उल्टा पूछ रहा है, यहां इसका उल्टा चाहिए। तो AnW अगर 4/3 है तो WnA बराबर 3/4। यहां क्या हुआ, AnW, इसमें WnA है, तो WnA बराबर 3/4। तैयारी हो रही इसके लिए। चलो ये है, AnG दिया है 3/2, AnG सीधे सीधे है, यहां AnG सीधे सीधे, AnG दिया है, AnG चाहिए, तो AnG बराबर 3/2। एक बार छाट लेंगे उसको, हालांकि यहां है लेकिन फिर छाट लो। अब हमारा क्या, यहां का मान है, यहां का मान है, ये बचा GnW, और GnW पूछ रहा है, और WnG भी है, तो इसी का ही उल्टा है, तो एक का मान निकाल लें, इसी को उल्टा कर देंगे, दोनों मान आ जाएंगे। मान रखने पर, तो ये तो है ही नहीं है, GnW गुणे WnA 3/4, AnW 4/3 है, तो WnA 3/4 गुणे क्या है, AnG, और AnG का मान दिया है 3/2 गुणे 3/2 बराबर 1। अब सरल कर लो, GnW गुणे 3 त्रिका 9/4 दूनी 8 बराबर 1। अब ये पक्षांतर कर दो, तो GnW बराबर, ये उधर जाएगा उलट के, तो 8/9। अरे 8 नीचे ऊपर होगा, 9 ऊपर है नीचे होगा। GnW हमारा हो गया क्या, 8/9, तथा अब WnG बराबर क्या होगा, 9/8। 9/8। इस तरीके से दोनों उत्तर हमारे आ गए।
8/9 और 9/8। एक बात और बताया था हमने कि अगर विरल से सघन में जाती है तो अपवर्तनांक 1 से बड़ा आएगा, और अगर सघन से विरल में जाती है तो 1 से छोटा। यहां फिर लिख दे रहे हैं, विरल से सघन तब n क्या बड़ा 1। ठीक, यदि सघन से विरल, ठीक, तो तब n छोटा 1। अब यहां देखो, GNW, जी मतलब कांच, कांच से हवा में प्रकाश किरण गई, सघन से विरल में, सघन से विरल में n 1 से छोटा रहेगा। तो देखो 8/9 आया है कि नहीं आया है, ये 1 से छोटा है, अंश छोटा हर बड़ा। और यहां WNG जल से किसमें गई, कांच में, कांच सघन है, जल विरल है, तो क्या हुआ, विरल से सघन में गई, तब अपवर्तनांक क्या हुआ, 1 से बड़ा 9/8। ये भी पहचाने रहो। तो इस तरीके से ये पहला सवाल है, और हम लोगों को इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, अभी और लगाएंगे, यह तथ्य एकदम क्लियर हो जाए, नहीं तो इसमें एकदम परेशान होते हैं लड़के। अब सवाल नंबर 2 में क्या कहता है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक 1.35, 1.50। हम लिख दे रहे हैं, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्या है, 1.35, 1.50, 1.35, 1.50 है। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है, प्रकाश किरण कहां से जा रही है, कांच से जल में, जल में, ठीक, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक, बराबर बताना है। अब पहले तो कुछ यहां भाषा समझो। देखो अभी पहला सवाल हुआ है, कुछ जो है बातें छूट जाती हैं। यहां इन्होंने कहा है जल तथा कांच के अपवर्तनांक, जल के लिए बात कही है और कांच के लिए, बीच में तथा लग गया है कि अपवर्तनांक 1.35, 1.50 हैं। दो नाम लिया है माध्यम का, 2 अपवर्तनांक दिया है, तो इनका आपस में तो कोई संबंध वाला है नहीं। आपस में 2 माध्यमों का संबंध होगा तो एक ही अपवर्तनांक कोई आएगा। दोनों 1 से बड़े भी हैं, ये नहीं कि उल्टा सीधा करके पूछ रहा है। ये शार्ट में जो कहा है, जब एक ही माध्यम का नाम लेता है तो समझो दूसरा वाला माध्यम निर्वात या हवा है, वो निर्वात माना जाता है। तो कह दिया जल तथा कांच के अपवर्तनांक, इसका मतलब निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जब अकेले माध्यम का नाम लिया जाता है तो समझ जाओ उसका जोड़ीदार माध्यम निर्वात है। अब कह सकते हैं निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक।
अब कहोगे निर्वात को किस अक्षर से लिखें? निर्वात किसी अक्षर से लिखा ही नहीं जाता है। और ये अब क्या ऐसा लिख देंगे यन जी, यहां समझो निर्वात के लिए खाली रख भी दिया गया, यन जी निर्वात से गई कांच में। यह है कितना? 1.35। और यन क्या जल? नहीं, जल वाला यन जी है 1.5, 1.5 और यन डब्लू 1.35। ठीक, ये दोनों हो गया। अब कांच से जल में जा रही है, कांच पहला माध्यम, जल दूसरा माध्यम, तो कांच से जल में जा रही है, इसका मतलब बताना है क्या? GN-W, ये हमको बताना है GN-W। अच्छा, अब यहां है कौन माध्यम? जल और कांच, जल और कांच दुई नाम आ रहा है, एक निर्वात है। ठीक, तो अब यहां हम सूत्र लिख देते हैं, पहले उसके लिए निर्वात, तब क्या कांच, तब क्या जल, तब क्या निर्वात फिर रहेगा। ठीक, अब भाई निर्वात भी एक माध्यम ऐसा माना जाएगा। सबका नाम हमने लिखा, किसका नाम पहले लिखेंगे किसका नाम बीच में, इसका हमने ध्यान ही नहीं रखा, केवल सबका नाम लिखा, कोई छूटने न पाए। अब निर्वात के लिए यहां थोड़ी देर के लिए मान लो हवा, क्योंकि हवा रहेगी तो ए लिखने का मौका है, लिखने में नहीं तो भूल हो जाएगी। निर्वात को एज ए एयर हम यहां मान लें, तो यही सूत्र बनाओ, हवा से कांच में गई AN-G गुणे कांच से जल में गई GN-W गुणे फिर जल से कहां गई? हवा में WN-A बराबर 1। ये सूत्र बन गया। केवल नाम हमको चाहिए, यहां क्या दिया है इसके बारे में नहीं जाएंगे हम। अब चलेंगे AN-G, ये AN-G मानो, AN-G हमने साफ साफ यहां लिख दिया, यहां भी AN-G मानो नहीं लिखा है तो यहां निर्वात की जगह A मान लो। ये लिखने के तरीके के लिए कह रहे हैं, बाकी यहां हवा कोई माध्यम नहीं मानी जाएगी, हवा की सघनता नहीं मानी जाएगी, कुछ केवल लिखने में भूल ना हो, अक्षर सबके पास हो इसलिए। तो AN-G ये है समझो, तो इसका मान है क्या? 1.5, 1.5 गुणे GN-W पूछ ही रहा है तो GN-W लिख दो। WN-A, यहां देखो AN-W दिया है और क्या चाहिए? WN-A, उल्टा W बाद में है, W पहले, इसका उल्टा क्या हुआ? अगर सीधा लिखते तो 1.35, तो 135/100 मान लो, लिखने का तरीका है 135/100, तो WN-A 100/135, 100/135। यहां भी क्या 15/10 गुणे GN-W गुणे 100/135 बराबर 1। अब 15 से कट गया, 15 नवैया 135 और 10 दहम्मा 100, तो GN-W बराबर नहीं गुणे क्या हुआ? 10/9 बराबर 1। ठीक, तो GN-W बराबर उल्टा हो जाएगा उधर जाके 9/10। क्या पूछा है? GN-W, तो 9/10 ही उत्तर हो गया है, 9/10, या इसी को कहीं लिखा रहता 0.9। तो कुछ समझ में बात बैठी कि नहीं बैठी? देखो ये 3 माध्यम वाला मामला बड़ा आसान है, केवल समझने की कोशिश करो। जैसे मैं फिर से बता दे रहे हैं,
तीन माध्यम का नाम आएगा सवाल में, द्वि का मान दिया रहेगा, तीसरा एक गायब रहेगा। माध्यमों का नाम लिख लो, चाहे जिसको पहले चाहे जिसको बाद में लिखो, कोई मतलब नहीं, छूटने ना पावे। जो पहला माध्यम है लास्ट में फिर मिलेगा। अपवर्तनांक वाला सूत्र लिखते चले जाओ, ठीक। जो मान दिए गए हैं दो ठो, इसमें फिट करो। मान उल्टे भी फिट हो सकते हैं, सीधे भी, थोड़ा उसमें सावधानी मान रखते समय करो। इसके बाद हल कर दो। कभी कभी उत्तर में सीधा ही आया जाएगा, कभी सीरियल बदल के पूछे रहेगा, तो उसको उलट के हम उत्तर दे देंगे, ठीक। इस तरीके से दो सवाल लगा है। दो सवालों में हमको लगता है कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 3। ये अगला सवाल देखा जाए। देखो, अब यहां अपवर्तनांक का संबंध प्रकाश की चाल से है, ठीक। इसके लिए कुछ हम बता रहे हैं खास बात। विरल से सघन तो यन क्या होगा, बड़ा होगा 1 से। जैसे कह दिया जाता है कि हवा से कांच में, तो हवा विरल, कांच सघन, अपवर्तनांक क्या आता है, 1 से बड़ा। ये चीज भाई ध्यान रखो, एक पॉइंट ही याद रखो और कोई चीज न याद रखो, तब हम समझा ले जाएंगे, लेकिन इतना याद रखो। विरल से सघन अर्थात हवा से कांच में, तब यन बड़ा 1 से, अर्थात अपवर्तनांक का मान 1 से बड़ा होगा, ठीक। एक बात ये तय कर लो। अब दूसरी बात, विरल में प्रकाश की चाल अधिक, विरल में चाल अधिक, उसी के साथ सघन में कम। यही 2 पॉइंट। अब विरल में चाल क्यों अधिक होती है? अगर तुम्हें सघन बाग में दौड़ाया जाए तो कम दौड़ पाओगे, स्पीड तुम्हारी कम रहेगी। और विरल बाग में जहां पेड़ दूर दूर हो उसमें दौड़ने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, बहुत तेज दौड़ोगे। तो ये तो एक सामान्य ज्ञान हो गया कि माध्यम अगर विरल है तो प्रकाश की चाल ज्यादा होगी, सघन है तो चाल कम होगी। अब इतना अगर ध्यान रखे हो, विरल से सघन, हवा से कांच, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बार बार आता है 1.5 है, 1 से बड़ा नहीं, 1.5। हवा से कांच में गई तो अब यहां अब हम सवाल लिख रहे हैं, वायु तथा जल में प्रकाश की चाल, पहला क्या, तीसरा, वायु में चाल कितनी है? वायु में चाल है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और कहां, जल में क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर 8, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक।
ये दिया है। और पूछा क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये ध्यान दो, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु से जाएगी जल में, तभी तो कह रहा वायु के सापेक्ष, जो पहला माध्यम होता है उससे प्रकाश किरण चल करके दूसरे माध्यम में जाती है, तो वायु से जल में जाएगी, तो विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, तो अपवर्तनांक क्या होगा, विरल से सघन में एक से बड़ा होता है, विरल से सघन में जाने पर एक से बड़ा होता है। तो यहां क्या होगा, यहां लिख दो अपवर्तनांक एक से बड़ा होगा, पहले ही भविष्यवाणी हो गई। अब एक से बड़ा होना है तो लगना है चाल के द्वारा सवाल। तो अगर एक से बड़ा कोई मान आना है तो उसमें अंश हर में दो चीजें लिखी जाएंगी बटा करके, तो ऊपर वाला मान बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला मान छोटा। भाई जब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, वायु से जल में गई, विरल से सघन में गई, वायु की अपेक्षा जल सघन है, तो अपवर्तनांक का मान एक से बड़ा आता है। देखो पहले हम सिद्धांत जान चुके हैं, इसका मतलब दोनों चालों का बटा करें, उन्हीं के द्वारा अपवर्तनांक निकलना है, तो बड़ी चाल ऊपर छोटी चाल नीचे, इसलिए ANW बराबर, अब किसकी चाल बड़ी है, वायु की चाल बड़ी होती है, तो वायु में चाल ये ऊपर बटे जल में चाल। अरे भाई देखो सवाल पकड़ो, एक सीरियल में हम पकड़ रहे हैं। इन्होंने कहा हम जानते हैं कि विरल से सघन में जाने पर अपवर्तनांक एक से बड़ा आता है। इन्होंने कहा कि वायु में चाल इतनी है, जल में चाल इतनी है, वायु की चाल विरल, वायु विरल माध्यम है, जल सघन। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताओ। वायु और जल में चाल दी गई है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बताना है, तो ANW बताना है। तो हम कहेंगे ANW वायु के सापेक्ष जल विरल से सघन में जा रही है, इसका मतलब तो अपवर्तनांक का मान एक से बड़ा आना चाहिए। इधर दोनों चालें बटा में लिखना है, तो क्या होगा, जब एक से बड़ा लाना है तो बड़ी चाल ऊपर करो, छोटी चाल नीचे करो। अब बस इसी में बात पकड़ेगी, तभी तो एक से बड़ा आएगा मान। भाई अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा, तो उसका मान एक से बड़ा आएगा, जो विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक होना है। इसका मतलब बड़ी चाल ऊपर लिखें, नीची चाल छोटी। अब हो गया 3 × 10⁸ बटे 2.25 × 10⁸, ये कट ही गया। और ये क्या हो गया, 300 बटे 225, 25 नवैया 200, और 25 क्या 25 तम्मा 250, 25 नवैया 225, और ये क्या होगा, एक सैकड़े में 4 25, तो 4 तिहाई 12 हुआ। फिर 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 बराबर 4/3। ठीक, ये आ गया। अगर इसने पूछा होता ही समझ लो W यानी जल के सापेक्ष जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, तो जल से हवा में जाती, सघन से विरल में जाती। ठीक, तो क्या हुआ, अगर सघन से विरल में जाती तो यन का मान 1 से छोटा होता। तो
तो अपवर्तनांक के बारे में पहले ही अंदाजा लगा लिए कि अपवर्तनांक क्या होगा, एक से छोटा। तो इधर दोनों चालों का बटा भी सेट होना है। इसका मतलब छोटी चाल ऊपर करो और बड़ी चाल नीचे करो, तभी तो एक से छोटा मान आएगा। अंश छोटा हर बड़ा, इसी को उल्टा हो जाता। तो ये अपवर्तनांक का जो मान है वो एक से बड़ा है कि एक से छोटा है, इसी के आधार पर चालों का बटा हम कर लेते हैं। इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे गहराई वाले सवाल भी रहेंगे, ठीक, वो भी मिलेंगे। वहां भी वास्तविक गहराई, आभासी गहराई, तमाम बातें रहेंगी। तो उनको भी ऐसे अपवर्तनांक पहले पहचान लेंगे कि एक से बड़ा आना है कि एक से छोटा। जब एक से बड़ा आना है तो बड़ी गहराई ऊपर रखो, छोटी गहराई नीचे। और अपवर्तनांक अगर एक से छोटा आना है तो छोटी गहराई ऊपर रखो, बड़ी गहराई नीचे। ऐसे बड़ी चाल ऊपर, छोटी चाल नीचे, छोटी चाल ऊपर, बड़ी चाल नीचे। तो ये आ गया ANW। तो ANW बराबर ये आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, चित्र दिया गया है, एक माध्यम A है, एक माध्यम B है। B माध्यम का A के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक, B माध्यम का A के सापेक्ष अपवर्तनांक। और क्या ये सघन विरल हैं, एक से बड़ा आएगा। तो ये अब देखो चित्र बनाया जाए, चित्र बनाना पड़ेगा। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ठीक। यहां इन्होंने दे दिया है 45 अंश और ये प्रकाश किरण इस तरीके से गई। यहां इन्होंने कितना दिया है, 30 अंश, 30 अंश। और ये माध्यम पहला कौन है, पहला है ए माध्यम, और ये है बी। अब क्या पूछ रहा है, बी की सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो BN A अर्थात प्रकाश किरण बी से ए में जाए। बी से एक मतलब क्या, ये विरल माध्यम है और ये सघन है, ठीक। तभी तो अविलंब से दूर हटी है। अब यहां कोण कितना हुआ, ये 30 इधर निकल गया तो इधर हुआ 60 और यहां हुआ 45, ठीक। बी यानी पूछ रहा है बी के सापेक्ष ए का अपवर्तनांक, नहीं उल्टा हो रहा है। माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम बी का ए के सापेक्ष। ANB। देखो भाषा यहां उल्टी रहती है। ये कह रहा है कि माध्यम बी का माध्यम ए के सापेक्ष, तो ए के सापेक्ष है तो ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। इसका मतलब प्रकाश किरण ए माध्यम से बी माध्यम में जाएगी। और जो चित्र बना है सीधा सीधा इसी पर, यहां आपतन कोण 45 अंश, अपवर्तन कोण 60 अंश तलाश लिया गया स्नेल के नियम से। तो ANB बराबर क्या होगा, साइन 45 बटे साइन 60। साइन 45 अंश का मान 1 बटे रूट 2, साइन 60 अंश का मान 1 बटे 2 होगा, नहीं रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे 2, ठीक। अब क्या हुआ, ANB बटे एक बटा है तो 2 चला गया ऊपर, 2 बटे
√6 ANB। ठीक, अब यहां A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, अरे भाई ये कैसे हुआ? A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या हुआ? ये जो आ रहा है ANB 2/√6, तो 4 होता तो 4 का वर्गमूल 2 आएगा और ये हो गया 6। इसका मतलब ये 2 से बड़ा है। तो प्रकाश किरण कहां जा रही है? सघन से विरल में, सघन से विरल में जा रही है। तो सघन से विरल में जाएगी तो अपवर्तनांक क्या होगा? इसका मान 1 से छोटा। अरे भाई यहां अपवर्तन कोण 45 अंश है, यहां आपतन कोण 45 अंश है, अपवर्तन कोण 60 अंश है। तो ये सघन से विरल में गई कि नहीं गई? और इसको B लिखे, इसको A, तो B माध्यम का, माध्यम B का A के सापेक्ष, तो ANB ही लिखेंगे ना। तो ANB बराबर हो गया 2/√6। भाई देखो ये आना यही चाहिए, A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक, A के सापेक्ष B का अपवर्तनांक यही आना चाहिए। सघन से विरल में गई है, अपवर्तनांक 1 से छोटा आना चाहिए। और √6 है, 4 होता 2 आ जाता, 2/2, लेकिन 6 है 2 से ज्यादा आएगा, तो अंश छोटा हर बड़ा, ये हुआ। ठीक, अब जो है अगला चित्र का ये भी सवाल है। अब इसमें देखो लंबा हो जाएगा वीडियो। 4 क्वेश्चन हल किए गए हैं और 4 पहले इनको लगा करके अब अगले वीडियो में